हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का ये एविडेंस एक्ट का दूसरा पोर्शन है केस लॉज का, जिसमें हम लोग 4 निर्णय पहले पढ़ चुके हैं। 5वां निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का। देखें क्या कह रहा है निर्णय। पहली हाथ तो देखें, निर्णय है झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय EIR 2022। हमने जैसा कि बताया पहले भी, सारे के सारे जो हम केस पढ़ा रहे हैं वो 2022 के हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं। लेटेस्ट केसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला भी केस में जो एविडेंस एक्ट की धारा थी 32, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी प्रावधान धारा 32 से ही संबंधित है, जिसमें बताया 32(1) एविडेंस एक्ट की, जिसमें मृत्युकालिक कथन के बारे में होता है। देखें पहले क्या प्रावधान है। हमने बताया आपको प्रावधान आपको इसलिए समझना ज़रूरी है कि इससे आपको समझ में आता है मैटर में क्या था, क्या मामला था। और फिर हम निर्णय सार बताते हैं। निर्णय सार में आप ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो प्रावधान है मृत्युकालिक कथन के आधार पर अपीलार्थी की दोष सिद्धि की वैधता, जहां मृतका के मेडिकल साक्ष्य से उसके साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती। दूसरी चीज, धारा 60 एविडेंस एक्ट और धारा 32 एविडेंस एक्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर अपीलार्थी के दोष सिद्ध की वैधता एवं मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता। एग्जैक्टली इसमें हुआ ये है, अभी हम थोड़ा सा आपको बता दें कि पीड़िता जो है उसने अपने किसी परिचित को, परिवार वाले लोगों को, गांव देहात के लोगों को जो घायल अवस्था में पड़ी थी, उसकी चीख की आवाज़ सुनकर आए थे, उनको बताया था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और अपनी बात बताने के बाद वो मर गई थी। तो चूंकि जो साक्षी थे उन्होंने कोर्ट में मौखिक साक्ष्य दिया और उन्होंने बताया कि ये ऐसा मौखिक साक्ष्य जो है मृत्यु से पहले पीड़िता ने दिया था। और इस चूंकि ये पीड़िता द्वारा दिया हुआ भी मौखिक साक्ष्य था, फिर पीड़िता से जो जिन लोगों ने सुना उन लोगों के द्वारा भी न्यायालय में दिया गया मौखिक साक्ष्य था। तो बात यह आई कि इस तरह के मौखिक साक्ष्य पे भी क्या किसी को सजा हो सकती है। कुल मिला के प्रावधान ये था कि मृत्युकालिक कथन अगर मौखिक किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाए और फिर उस मौखिक कथन को फर्दर न्यायालय में मौखिक रूप से बताया जाए तो क्या उस पर सजा होगी या नहीं होगी। अब देखें हम लोग निर्णय सार क्या कहता है। निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आई है कि जो पीड़िता है, ये रेप पीड़िता है, बलात्कार से पीड़ित महिला है, मेडिकल पुष्टि नहीं हो पाई कि बलात्कार हुआ था। ये प्रॉब्लम आई है इसमें। तो इसी में एक और चीज़ उठी, जो 2 फिंगर टेस्ट चलता था, जिसको वेजाइनस परीक्षण कहते हैं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उसको भी एकदम मना कर दिया। पहले समझे निर्णय सार। 3 बिंदुओं में निर्णय सार है ये। पहला बिंदु है सुप्रीम कोर्ट का, पीड़िता का मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। ये महत्वहीन है कि कुछ साक्षी व पारिवारिक सदस्य पक्षद्रोही हो गए। तदनुसार विचारण न्यायालय की दोष सिद्धि का निर्णय व दंडादेश पुनर्स्थापित और दोषमुक्ति का उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त। समझ गए होंगे आप मामला। विचारण न्यायालय ने पीड़िता का जो कथन था, मौखिक कथन, उस आधार पर जो पीड़ित, जो अपराधी लोग थे, अभियुक्त व्यक्ति थे, अपराधी थे, उनको सजा दी थी। जब उन्होंने अपील उच्च न्यायालय में की तो उच्च न्यायालय ने उन लोगों को दोष मुक्त कर दिया।
जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि विचारण न्यायालय का मामला ठीक था, उसी को पुनर्स्थापित किया जाएगा, कायम रखा जाएगा, और उच्च न्यायालय का जो दोष मुक्ति का मामला है वो निर्णय जो है वो निरस्त। पहली बात। निर्णय के दूसरे पॉइंट में बताया गया बलात्कार के मामले में पीड़िता के साक्ष्य, जिसको मृत्युकालिक कथन कहा गया है, मृत्युकालिक कथन है इस केस में, पीड़िता का साक्ष्य मेडिकल साक्ष्य पर अधिमान प्राप्त करेगा। मेडिकल साक्ष्य केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, ना कि बाध्यकारी। मसला था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि ना हुई हो और पीड़िता ने ये मृत्युकालिक कथन दिया हो कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो पीड़िता का कथन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो अधिमान्य प्राप्त करता है, वो प्रभावी है, क्योंकि पीड़िता के कथन में सच्चाई है और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक मदद करती है, सलाह देती है, वो निर्णायक स्टेज नहीं होती, सलाहकारी स्टेज होती है। इसलिए पीड़िता के बयान पर ही अभियुक्तों को, अपराधियों को सजा मिल सकती है और मिली है। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट ने पुष्टि की हो या ना की हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया और जिस पर प्रतिबंध लगाया वो था, तीसरा पॉइंट समझें, कई लाइन में अलग अलग लिखा हुआ है ये, यौन हिंसा या बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट का या वेजाइनस परीक्षण पीड़िता के एकांतता वेजाइनस परीक्षण पीड़िता के एकांतता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसा करने वाला अब दुराचार का दोषी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये जो तो 2 फिंगर टेस्ट होता है, जो वेजाइना में 2 फिंगर डाली जाती हैं, ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये महिला की गरिमा के विरुद्ध है और उसकी एकांतता को भंग करता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इस कारण से अगर और इसको मना किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा 2 फिंगर टेस्ट करता है या करवाता है या इसकी अनुमति देता है या वेजाइनस टेस्ट कराता है, परीक्षण कराता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, दुराचार का दोषी माना जाएगा, क्योंकि ये कानूनी तौर पर मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बीच में हमने 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में पहले मुकदमा दायर हुआ था, क्योंकि उस वक्त महिला मरी नहीं थी, तो ये माना गया कि हत्या का प्रयत्न किया गया है। और 376 बलात्कार के लिए दंड, 341, 448 में ये पहले मुकदमा हुआ। फिर चूंकि पीड़िता जो थी मर गई, परीक्षण जो उसका उपचार के दौरान मरने के बाद, चूंकि 307 की जगह 302 आ गई, बाकी धाराएं एज इट इज है, 302, 376, 341, 448। सॉरी। अब यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, क्योंकि अब आपके पास महीने भर से भी कम समय बचा हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, जिससे आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सॉल्व कर दी जाएंगी। नंबर हमने दिया है 9450770672 और इसकी नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये है। 500 रुपये फ़ीस आपको देकर रजिस्ट्रेशन कराना है। ये फ़ीस भी उन लोगों के लिए जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, रिफंडेबल है, वापस कर दी जाएगी। जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं भी जुड़ते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, आप पढ़ाई जारी रखिए अपनी। हमने नीचे अपना चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। यूट्यूब पर आप ये जब डालेंगे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हमने डे 1 से लेकर डे 100 में पूरा PCSJ और HGS मेंस का सिलेबस दे दिया है। जिस सिलेबस की मदद से आप जो होंगे
टू द पॉइंट सब चीज़ पा जाएंगे। वहाँ पर हर डे के साथ हमने हर डे के वीडियो के साथ PDF अटैच किया हुआ है। जब आप वीडियो चलाते हैं तो मोर को टच करिएगा, PDF आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF को अपने हाथ में रखिए। यही हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये आप अपने हाथ में रखिए, प्लस वीडियो चला दीजिए तो आपको 100% बात समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो इस पर आप हमें कांटेक्ट कर ले नंबर पर। और भी कोई क्यूरी हो फीस से रिलेटेड या कोई बात हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। अब हम लोग अगले पेज पर चले। सेशन का दूसरा निर्णय क्या है? कट्टू कांडी एडाथिल कृष्णन और अन्य बनाम कट्टू कांडी एडाथिल वाल्सन और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। पहले हम लोग प्रावधान देख लें। प्रावधान एग्जैक्टली लास्ट में लिखा है, क्योंकि वहां पर हमने प्रावधान और निर्णय को एक साथ लिख दिया, तो प्रावधान को पहले यहाँ से समझ लें नीचे से। प्रावधान इसमें एग्जैक्टली ये किया गया, धारा 114 साक्ष्य अधिनियम की धारा है ये बताती है कि न्यायालय किन मामलों में किसी चीज का अस्तित्व अवधारित कर सकेगा। हुआ ये विवाह की उदाहरणा, जहां की एक पुरुष और महिला लंबे समय से एक पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, उनसे उत्पन्न पुत्र की प्रास्थिति तथा वाद अधिकार। कहने का मतलब यह था कि जो व्यक्ति पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी परिस्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, और उसको वाद लाने का अधिकार है कि नहीं है, इस बारे में क्या अवधारणा है। क्योंकि धारा 14 कहती है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा, उद्धारणा कर सकेगा, ऐसा बताता है साक्ष्य अधिनियम बताती है साक्ष्य अधिनियम की धारा 114। इस परिस्थिति तथा वाद का अधिकार। अब हम लोग निर्णय सार समझ लें। एक लाइन इसमें थोड़ी सी वो बताई गई है प्रावधान के बारे में। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 विवाह की उदाहरणा, जहां की वादी अपीलार्थी के माता पिता वर्ष 1940 से लगातार एक पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उनके वैवाहिक जीवन से वादी अपीलार्थी का जन्म वर्ष 1942 में हुआ और इसके बाद के अनेक दस्तावेज उपलब्ध हैं जिसमें वादी के माता पिता का वही नाम उल्लिखित है। वहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार अंतर्गत न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि उक्त पुरुष और महिला एक पति पत्नी थे और उनसे उत्पन्न संतान उनकी वैध संतान है या है। तदनुसार वादी अपीलार्थी का विभाजनवाद स्वीकृत और प्रारंभिक आज्ञप्ति के बाद अंतिम आज्ञप्ति पारित किए जाने हेतु निर्देशित। कहने का मतलब हुआ इस पूरे निर्णय का जो कट्टू कांडी एडाथिल कृष्णन और अन्य बनाम कट्टू कांडी एडाथिल वाल्सन और अन्य का मामला था। हालांकि अनुच्छेद 114 में मामला है उद्धारणा कर सकेगा, शब्द इस्तेमाल हुआ है। न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उद्धारित कर सकेगा है शब्द। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिखा तो उसने कहा कि जब पति पत्नी के रूप में जो वादी है उसके पिता माता रह रहे थे 1940 से और ये पैदा हुए 1942 में, तो इसमें न्यायालय को उद्धारणा कर सकेगा, ना कि कर सकेगा की जगह न्यायालय ने शब्द इस्तेमाल किया करेगा, कि जो ये पुरुष हैं अपीलार्थी हैं वादी हैं, ये अपने माता पिता की वैध संतान है और इन्हें अपनी माता पिता की जो संपत्ति है उसमें विभाजन के लिए वाद लाने का पूरी तरह से अधिकार है। और जो प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित की गई थी वो भी वैध है। इसके बाद अंतिम आज्ञप्ति भी पारित की जाए वादी के पक्ष में, ऐसा निर्णय देकर
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कंप्लीट कर दिया, निर्देशित कर दिया कि ये वैध संतान है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमने फिर अपना नंबर आपको नीचे दे दिया, 9450770762 जगह थी, इसलिए नंबर दे दिया, इस पर आप ज्वाइन हो। उसके अलावा नहीं हो रहे तो डायरेक्ट नंबर दिए, वो आप यूट्यूब पर हमारा चैनल डालें @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए नंबर है ये 94 वाला, और इसकी नॉमिनल फीस 500 रुपये है, जो कि हम पिछले आपको अभी बता चुके हैं पिछले पेज में। अब हम लोग आगे चलें। अब हम लोग अगले निर्णय नंबर 7 पर आ गए। निर्णय 7 क्या कह रहा है? विजया बनाम राज्य, और राज्य की तरफ से किसने केस किया है? पुलिस निरीक्षक के माध्यम से ये केस हुआ है। क्या कहता है इस निर्णय का प्रावधान? धारा 32 साक्ष्य अधिनियम, उपचार के दौरान हॉस्पिटल में चिकित्सक के समक्ष किए गए मृत्युकालिक कथन के आधार पर स्वयं अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 एवं धारा 309 के अंतर्गत दोषसिद्धि की वैधता। फिर उसके बाद दूसरा प्रावधान है मृत्यु से बच जाने के बाद मृत्युकालिक कथन की प्रकृति एवं उसकी ग्राह्यता। इसको मैटर को हम संक्षेप में समझा दें आपको, बहुत छोटे में, हालांकि लिख भी दिया है हमने नीचे। ये मैटर का थोड़ा सा मामले का सार है। इसमें असल में पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, और पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद पति झगड़े के बाद अपने घर से बाहर चला गया, पत्नी घर पे ही थी, और इन लोगों की, इस दंपत्ति की एक 10 महीने की पुत्री भी थी, बेटी थी छोटी सी। तो पत्नी ने गुस्से में आकर खुद भी जहरीला पदार्थ पी लिया और अपनी बेटी को भी पिला दिया। जब पति घर लौट के आया तो उसने देखा कि दोनों लोग बेहोश पड़े थे। वो इन दोनों, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को, अस्पताल लेके गया। उपचार हुआ, मगर उपचार के दौरान इनकी जो बिटिया थी 10 महीने की, वो खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, और पत्नी बच गई। पत्नी की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो उसने अपना कथन दिया था, जो उस वक्त मृत्युकालिक कथन लग रहा था, जो कि चिकित्सक ने दर्ज किया था। और चूंकि जब ये पत्नी बच गई इनकी, तो बच जाने के बाद क्या हुआ, अब इन पर केस चलेगा आत्महत्या का प्रयास का 309 के अंतर्गत। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, चूंकि इसने अपनी बेटी को भी जहरीला पदार्थ पिलाया था, तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए इन पे दूसरा मुकदमा क्या था, 304 भाग 1 के अनुसार चलेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने आपराधिक मानववध किया। मामला चला, ये मतलब एक संक्षेप में हमने मैटर बताया आपको। मामला चला, मामला चलने के बाद निर्णय सार क्या था वो समझ लें आप। निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय में देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा, ये स्थापित विधि है कि जब मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जाता है, तब वो कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत एक मृत्युकालिक कथन नहीं रह जाता, बल्कि वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कथित शर्तों में से एक कथन है। अब इस कथन का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टि के प्रयोजनार्थ होता है, या धारा 155 साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के अंतर्गत खंडन के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जैसा कि हमने बताया है कि पत्नी बच गई, बचने के बाद जो इसका कथन था वो मृत्युकालिक कथन नहीं रह गया। मृत्युकालिक कथन न रहने की वजह से अब एक तरह का ये 164 में जो संस्वीकृति या अन्य तथ्यों की स्वीकृति होती है उस मामले में चला गया। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत चला गया। संस्वीकृति मानी जा सकती है, या संस्वीकृति से संबंधित तथ्य माने जा सकते हैं, या ऐसे अन्य कथन माने जा सकते हैं। और इनका उपयोग क्या होता है, या तो जो पहले कथन किए गए हैं उसकी संपुष्टि करने के लिए होता है, या फिर उसके कथनों का खंडन करने के लिए होता है। इस जो कथन है, जो ऐसी अवस्था में दिया गया था, जो मृत्युकालिक कथन हो जाता, अगर व्यक्ति मर जाता तो बच गया, तो अब ये
155 और 157 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आ गया। इसमें हुआ क्या, मतलब ये फिर संपुष्टि किया। अच्छा, इसमें एक लाइन हमने और लिख दिया, सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध निरस्त, अपील अनुज्ञात, अपीलार्थी दोष मुक्त। एग्जैक्टली इस महिला को, चूंकि इसने जहर पिलाया था बेटी को, तो ये अपनी बिटिया को, तो चूंकि ये महिला भी 304 जो दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड है 304 में, तो 304 के भाग 1 के अनुसार दोषी होना चाहिए थी, और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इसको दोष सिद्ध किया। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखा कि ये लोग, हालांकि ये महिला ने जहर पिलाया था, सब कुछ था, मगर अब उसके बाद भी इनकी लड़की मर गई, उसके बाद भी ये दोनों पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, और उस घटना के बाद भी साथ में रहते चले आ रहे हैं, और अब इनके उसके बाद से 2 बच्चे भी हैं, और बहुत ज़्यादा जो है पति भी इंटरेस्टेड नहीं है कि पत्नी को सज़ा हो, और ये सब मामले देखते हुए, सारे मैटर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पत्नी को, इसने खुद और अपनी लड़की को जहर पिलाया था, उसको दोष मुक्त कर दिया। ये काफ़ी झेल चुकी हैं केस लड़ते लड़ते। तो फाइनली जो सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय से सज़ा हुई थी या बरकरार रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और इनकी पत्नी को दोष मुक्त कर दिया। इस केस में विजया बनाम राज्य पुलिस उप पुलिस निरीक्षक के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट केस है। तो हम लोग चले आगे। ये जो केस आपके सामने लिखा है, निर्णय नंबर 8, मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये हमने लिखा है मात्र परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित मामला। आज का जो ट्रेंड है एग्जाम्स का, उसमें हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन पेपर में जो प्रोसीजर का है, उसमें एक केस आपको, 1 या 2 केस ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर उदाहरण दें, या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, या आपसे पूछ लेता है कि कोई ऐसा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कोई मामला हो लेटेस्ट, तो उसको लिख दीजिए। कहने का मतलब है, लेटेस्ट ट्रेंड पर जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे संबंधित या तो प्रश्न आता है या केस लॉ में रिक्वायरमेंट होती है कि आप लिखें। इसलिए हमने एकदम अलग से एक केस लिखा है, किसी धारा से संबंधित नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित जो मामले होते हैं उसमें किसी धारा विशेष का प्रावधान नहीं किया जाता है साक्ष्य अधिनियम की, बल्कि उसमें कड़ियों को देखा जाता है कि सारी कड़ियाँ सुनिश्चित हो रही हैं, सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कोई कड़ी टूट तो नहीं रही है, या फिर अपराधी के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, या जाति तो नहीं हो रही है, या ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा जा रहा है, इन सब मामलों को देखा जाता है। अब फिलहाल हम केस देते हैं, ये हालांकि केस देख ले, ये अब एविडेंस एक्ट का आखिरी केस है। अगले टर्न पर हम आपको भारतीय दंड संहिता पढ़ाएंगे, के केसेस पढ़ाएंगे लेटेस्ट, क्योंकि भारतीय दंड, ये सबसे पहले हमने भारतीय दंड संहिता कंप्लीट की थी, एविडेंस कंप्लीट किया था, तो इनसे रिलेटेड केसेस हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। तो एविडेंस एक्ट के बाद आपको मिलेगी भारतीय दंड संहिता। पहले देख लें केस का प्रावधान क्या है। मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इम्पोर्टेंट केस है। प्रावधान ये, मात्र परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34, 397, 34 और 447, 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध की वैधता। जहां पीड़ित के घर में घुसकर लूटपाट करने, ठीक,
घर में घुस के लूटपाट करने से संबंधित हो गई धारा आपकी 397। और प्रतिशोध करने पर घर में मौजूद 3 महिलाओं की हत्या करने के अन्य अपराध में अन्य दंड के साथ धारा 302 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की मृत्यु दंड का दिया जाना। हुआ क्या है, लोग किसी के घर में घुसे, वहां लूटपाट की इन लोगों ने, इसमें आप देख रहे हैं धारा 397 जो आपको बताई गई है, उस 397 धारा में भारतीय दंड संहिता की बताया गया मृत्यु या घोर उपहति करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। कहने का मतलब है कुछ लोग किसी के घर में घुसे, वहां उन्होंने लूटपाट की, हालांकि उनका इंटेंशन पहले से ही लूट मार करने का था, और अगर कोई लूट करते वक्त उनका प्रतिरोध, लूट या डकैती के वक्त कोई अगर घर में प्रतिरोध करेगा तो उनका मकसद था कि उसको या तो मार देंगे या उसको चोट पहुंचाएंगे। ऐसा पहले से इंटेंशन था, जो कि बता दिया गया है धारा 397 में। घर में घुसे, लूटपाट की, वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने विरोध किया होगा, विरोध करने के कारण उन्होंने 3 महिलाएं थी, उन तीनों की हत्या कर दी। अब चूंकि एविडेंस कुछ भी नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, और बिना विटनेस के आधार पर इन लोगों को क्या हुआ, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों को, जो अपीलार्थी है इसमें से अपीलार्थीगण जो है, अपीलार्थी को मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि 302 में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। देखें निर्णय सार क्या कह रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लें, इस पे जो दिया उन सुप्रीम कोर्ट ने। अभिलेख पर मौजूद, वीडियो आज गड़बड़ा रहा है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अपीलार्थी गण की उन पर आरोपित अपराध में संलिप्तता और उनकी भागीदारी को स्थापित करते हैं। लूट के सामानों का अपीलार्थी गण के कब्जे से जब्त होना उनकी दोषिता को इंगित करते हैं। अतः उपर्युक्त धाराओं में अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि न्यायोचित है, किंतु अपीलार्थी गण का अपराध घृणित क्रूर होने के बावजूद मृत्युदंड के मामलों में शमनकारी परिस्थितियां अपीलार्थी गण के पक्ष में है, और अन्य कारणों से भी अपीलार्थी गण के मृत्युदंड को आजीवन कारावास, जो कि न्यूनतम 25 वर्ष में परिवर्तित किया जाना न्यायोचित होगा, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में अपने लिखा कि जो साक्ष्य है वो ये सब दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने, जितने भी अपीलार्थी गण हैं, इन सब ने लूट की है, और लूट का सामान इनके पास से बरामद हुआ है, जब्त हुआ है। इसका मतलब ये दोषी तो हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 100% ये दोषी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारे एविडेंस, सारे परिस्थिति जन्य साक्ष्य इनके विरुद्ध हैं, इसलिए ये सारे के सारे अपीलार्थीगण जो है दोषी हैं। किसके? लूट के साथ प्रतिरोध के साथ हत्या करने के, ये दोषी हैं। मगर राहत इन्हें क्या दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही बात है कि अपीलार्थीगण जो है इन्होंने घृणित कार्य किया, क्रूर कार्य किया, और इन सब के बावजूद भी जो मृत्युदंड इन लोगों को दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? जो सेशन कोर्ट है उसने मृत्युदंड दिया, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, बरकरार रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी कि ये जो मृत्युदंड दिया गया है, हालांकि ये इनके जो अपीलार्थीगण हैं इनके पक्ष में थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कि इनको मृत्युदंड ना देके ऐसा किया जाए, इनको कम से कम 25 साल तक की सजा दे दी जाए और हल्का से इनको राहत दे दी जाए। ये इनके हक में होगा, न्यायोचित होगा, न्याय के भी हित में होगा। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिख दिया। कहने का मतलब हुआ, जो सेशन कोर्ट से इन लुटेरों को
जो मृत्युदंड की सजा मिली थी, दंड मिला था, उस दंड को उच्चतम न्यायालय ने 25 साल तक की सजा में, मतलब आजीवन कारावास जो कि 25 साल तक का है, दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें परिवर्तित कर दिया और थोड़ी राहत दे दी, मृत्युदंड ना देके आजीवन कारावास दे दिया। और ऐसा करते हुए आदेश लिख दिया। ये आदेश यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये हमने आपको एविडेंस एक्ट में 8 केसेस पढ़ाए हैं 2022 के। हर सेक्शन को समझ लीजिए कि आपको किस सेक्शन में कहाँ पर यूज़ करना है। ये इन 8 केसेस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा एविडेंस एक्ट का, इन 8 केसेस को में से आप यूज़ करिएगा। केसेस को जैसा सेक्शन आए उस सेक्शन के हिसाब से आप इनको प्रावधान से आप समझ जाएंगे कि किस केस को कहाँ पर फिट करना है। और बाकी हम आपको लेटेस्ट जो केसेस हैं, उन जो मैटर हमने पढ़ाया है 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, 18 से लेके 21 तक के केस लॉज हम आपको मैटर के साथ दे चुके हैं। तो जहाँ जहाँ केस लॉज की ज़रूरत थी वहाँ सब जगह केस लिखिएगा। और ये जो 2022 के केस हैं ये एडिशनल हैं आपके पास, इनको तैयार करिए क्योंकि लेटेस्ट केसेस से क्वेश्चन बनता है। सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, वहाँ से आपको केस क्वेश्चन मिलता है। उन्हीं सेक्शन से, उन्हीं धाराओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन के धाराओं से, जो प्रावधान में धाराएं लिखी हुई हैं, जिन धाराओं का हमने जिक्र किया, उन धाराओं को बहुत अच्छे से पढ़िए, इन केस लॉ को तैयार करिए। और कोई असुविधा आए तो हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।